1944-45 हम लोग अभी देख रहे थे डेवलपमेंट पॉलिटिकल किस तरह से हुए ओके भारत के अंदर। राजगोपालचारी फॉर्मूला आपके, उसके बाद देसाई लियाकत पैक्ट हमने ये भी देखा, वो खत्म हो गया, फेल हो गए। जून 1945 वेवल प्लान भी ज़्यादा चलता नहीं है। फरवरी 1946 आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन नेशनल आर्मी के जो ट्रायल्स हो रहे थे और इसी के चक्कर में यहाँ पे 3 अपसर्जिस हुए। रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी भी हमने देख ली। साथों साथ इंडियन नेशनल आर्मी के जो ट्रायल्स को लेके जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट चला वो भी हमने देखा, INA रेड फोर्ट ट्रायल्स। एंड हाउ डिड द कांग्रेस परफॉर्म इनटू दिस इलेक्शंस, हमने ये भी देखा। इलेक्शंस हुए थे सेंट्रल एंड लेजिस्लेटिव आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज को लेके, और वहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपने अपनी जितनी भी जो कैटेगरी वाली जो सीट्स थी वहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्म करती है। कांग्रेस तो मेजोरिटी में आती है, और इसके बाद यहाँ पे जो सरकार होती है ब्रिटेन में बैठी हुई वो थोड़ी बहुत सक्रियता दिखाएगी। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड्स टू सेंड अ मिशन टू इंडिया, दिस इज नोन एज कैबिनेट मिशन, और यहाँ पे आपके मिशन की शुरुआत हो जाएगी जिसे कहा जाता है कैबिनेट मिशन। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि क्लेमेंट एटली करीबन फरवरी 1946 के अंदर ही डिसाइड कर देता है, डिक्लेयर कर देता है। फरवरी 1946 के अंदर अगर आप समय याद रखोगे बैकग्राउंड के अंदर क्या चल रहा था, आपका इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स और उसको साथ साथ आपके जो रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी कलकत्ता के अंदर जो हुआ, इंडियन नेशनल आर्मी की थोड़े बहुत रिवॉल्ट्स वो चल रहे थे। ओके, सो ये 3 लोग आते हैं कैबिनेट मिशन के तहत, सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। अब देखिएगा कि स्टैफोर्ड क्रिप्स फिर से इंडिया आता है। स्टैफोर्ड क्रिप्स ऑलरेडी एक बार आ चुका था 42 में क्रिप्स मिशन के दौरान, बट उससे कुछ दाल गलती नहीं है। फिर से सरकार बताती है कि भाई तू एक्सपीरियंस इंसान है तो इंडिया आ जा, तो फिर से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि स्टैफोर्ड क्रिप्स बताता है कि मैं वापस आ गया, मुझे इंडिया आने का मौका मिला है फिर से। ओके, सो यू विल सी कि कैबिनेट मिशन फाइनली यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाता है एंड 24 मार्च 1946 को ये मिशन इंडिया में आएगा। एंड बाय कमिंग टू इंडिया they starts discussion with the leaders of Congress and other political parties जितने भी थे इंडिया के अंदर, और उनके साथ ये लोग बातचीत शुरू कर देते हैं। ओके, सो कैबिनेट मिशन यहाँ पे गांधी के साथ दिख रहा है आपको, यहाँ पे एवी अलेक्जेंडर है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कैबिनेट मिशन के सभ्य आपके मोहम्मद अली जिन्ना को भी उस टाइम के अंदर मिल रहे हैं। ओके, तो 2 मेन स्टेक होल्डर्स वर देयर, एक मुस्लिम लीग था और एक कांग्रेस, और इनके बीच में थोड़ा बहुत समझौता हो जाए उसी के ही बैकग्राउंड के अंदर इन्होंने यहाँ पे बातचीत करना शुरू कर देते। ओके, मिशन पुट फॉरवर्ड इज ओन प्लान, और इसी को ही बोला जाता है कैबिनेट मिशन प्लान। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि मई 1946 के आसपास कि आपको ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इंडिया के अंदर चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक चल रहा है, उसको आपको इस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको देखना है कि कैबिनेट मिशंस के मेन प्रपोजल क्या थे। अब देखिएगा कि इट आउटराइटली रिजेक्टेड अ डिमांड फॉर फुल फ्लेज पाकिस्तान की जो डिमांड थी इसने आउटराइटली रिजेक्ट कर दी। अब देखिए इम्प्लिसिट कहीं ना कहीं ये बात करेगा, हम लोग देखते हैं कैसी बात करता है। ओके, सबसे पहला बताता है कि इट रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। पहली चीज आपको याद रखनी है, बोले पाकिस्तान के लिए एक्सेप्ट नहीं किया था, सीआर प्लान ने टेक्निकली एक्सेप्ट किया था। ओके, दूसरा ये बताता है कि इंडिया का ग्रुपिंग कर दो, बोले 3 सेक्शन बना दो, A, B और C, और अलग अलग विस्तार जो है ना जोग्राफिकली कंटिन्यूअस एरिया और उनकी थोड़ी बहुत डेमोग्राफी जो अलाइक होगी उन सबको एक करके एक ग्रुप बनाओ। जैसे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स है उनको बना के एक ग्रुप बना दो, सेंट्रल इंडिया का एक ग्रुप बना दो, और वेस्टर्न इंडिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसका एक ग्रुप बना दो। तो उसका ग्रुपिंग का नाम दे दिया सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। ओके, तो ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज इनटू 3 सेक्शंस। ए के अंदर इसने बताया कि आपकी मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, उड़ीसा, हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस जो थे, और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार एसेंशियली हुआ करती थी प्रोविंसेस के अंदर, वहाँ पे इसने अपना बेस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की और बोला कि हमको यहाँ पे एक ग्रुप बना देना चाहिए, एक सेक्शन बना देना चाहिए, इनका एक अलग से ग्रुप बना। अब देखिएगा कि ये आगे क्या करता है, हम लोग देखते हैं। सो ये जो आपको रेड दिख रहा है ये मैप के अंदर एसेंशियली, ये तो आज का मॉडर्न डे पॉलिटिकल मैप है, बट मैं आपको जस्ट रिप्रेजेंटेटिव मैप के तौर के ऊपर बता रहा हूँ कि कैसा हुआ। एक ग्रुप बना दिया ये लाल वाला यहाँ पे। दूसरा इन्होंने बताया कि और 2 सेक्शन होना चाहिए, ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज, बोले नॉर्थ ईस्ट का एक सेक्शन बना दो, नॉर्थ वेस्ट का एक सेक्शन बना दो। सेक्शन भी बताया, बोले नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर आपका ऊपर वाला जो रेड दिख रहा है आपको, वहां पे पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, सिंध, जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थे, उनका एक अलग ग्रुप बना दो प्रोविंशियल असेंबलीज का। तीसरे लेवल के ऊपर जाएगा, बोले ये आपके नॉर्थ ईस्ट के जो मेजोरिटी प्रोविंसेस थे उनका एक अलग ग्रुप बना दो, उसको सेक्शन C दे दिया।
सेक्शन ए, बी एंड सी, बोले प्रोविंशियल असेंबलीज का अलग अलग ग्रुप बना दो, उसको अलग नाम दे दो, ABC। सबका पहला पॉइंट ये क्या बताता है? पहला पॉइंट तो इसने बताया कि पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दो। दूसरा पॉइंट क्या बताया? बोले यहाँ ग्रुप बनाओ ABC करके, हम लोग यहाँ पे कुछ तिकड़म रचेंगे। अब देखिएगा कि ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज इनटू 3 सेक्शन ABC वाज प्रपोज्ड बाय कैबिनेट मिशन। सेकेंडली ये बताता है इनके बीच में आपको एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, और वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आपके जितने भी मेंबर्स होंगे वो प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा भेजे जाएंगे। ओके, तो द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू बी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आपकी जितनी सीट्स है उसके हिसाब से आपको अपने अपने जितने भी मेंबर्स है, जितने दरकिनार है, उन सबको वहां पे मेंबरान को वहां पे भेजना है। सेकेंडली इसने ये बताया कि आपके जो भी ग्रुप है ना ABC, ये तीनों के तीनों अलग बैठेंगे और खुद का अलग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जैसे ग्रुप ए वाले मिले, ग्रुप ए वालों ने बोला कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ग्रुप बी वाले मिले ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ग्रुप सी वाले ये बोले ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोविंसेस, बोले ग्रुप ए के अंदर मद्रास वाला बोलेगा कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ग्रुप ए अंदर के अंदर बंगाल वाला बोले, सॉरी आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस वाला बोलेगा ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर मद्रास और यूनाइटेड प्रोविंस वाले इकट्ठे होकर बोलेंगे कि ये हमारे टोटल ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सबका इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे यूएस के अंदर है ना, हर एक स्टेट, एवरी स्टेट हैज ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आल्सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, तो दोनों है। बोले आपका कैलिफोर्निया स्टेट है उसका खुद का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, और यूनाइटेड स्टेट्स का खुद का जो कंट्री है उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरह से यहाँ पे स्टेट का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविंस का, और प्रोविंस जो ग्रुप के अंदर है ना, यहाँ तो ग्रुप भी बनाया है ABC वाला, तो वो ABC का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है। फाइनली थर्ड स्टेज के अंदर जाएंगे और ये जो ABC वाले कॉन्स्टिट्यूशन आपके ग्रुप्स के मेंबर्स है वो सब इकट्ठे होंगे, और ये लोग बोलेंगे कि हम लोग इकट्ठे होकर हमारा जो यूनियन है ना A + B + C, ये दोनों तीनों के तीनों इकट्ठे मिलके हमारा एक पूरा का पूरा यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो पहले प्रोविंस का कॉन्स्टिट्यूशन, फिर ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन, और ग्रुप के बाद आपके यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविंसेस के अंदर इंडिविजुअल सब, ग्रुप के अंदर ABC का एक 3 कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, और फाइनली ये ABC मिलके यहाँ पे टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करेंगे। साथों साथ ये कैबिनेट मिशन ये भी बताता है दैट देयर शुड बी अ कॉमन सेंटर व्हिच वुड कंट्रोल द डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। देखिए कॉमन सेंटर की बात किसने किया था पहले? इसके पहले CR प्लान के अंदर भी कॉमन सेंटर था, बट नहीं किया गया। फाइनली ये भी बताया कैबिनेट मिशन ने दैट द प्रोविंसेस विल हैव ऑल द ऑटोनॉमी एंड दे विल आल्सो हैव द रेसिडुअल पावर्स। जो है ना स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट बताते रहते हैं हम लोग आज की तारीख में, बट प्रोविंसेस के पास रेसिडुअल पावर नहीं है आज की मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो आज का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। बट कैबिनेट मिशन उस टाइम के अंदर बताता है दैट द प्रोविंसेस विल हैव रेसिडुअल पावर। तो बहुत ही ऑटोनॉमस साइड के ऊपर लेके जा रहा था। रेसिडुअल पावर का मतलब ये होगा कि आपका सेंटर वीक हो जाएगा, द स्टेट विल हैव द ऑटोनॉमी। ओके, तो ये डिमांड पूरी की पूरी यहाँ पे इसके द्वारा रची गई है कैबिनेट मिशन के द्वारा, और यहाँ पे यही चीज चलती रहती है। अब देखिएगा कि ये जो ग्रुपिंग की बात कर रहा है, ग्रुपिंग के अंदर साथों साथ इसने ये भी बताया दैट देयर शुड बी 3 टायर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। बोले कैसे होगा? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, सरकार के 2 भाग है। बोले 3 जगह के ऊपर होंगे, एक तो आपका यूनियन के ऊपर सबसे ऊपर, यूनियन के नीचे आपके ग्रुप्स बने ABC, बोले उनकी भी एक अलग सी सरकार होगी, उनका भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होगा, और इसके साथ साथ आपके यहाँ पे प्रोविंसेस जो है वहाँ पे भी उनके खुद के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होगा, और इसी के लिए इनको 3 टियर बोला जाता है। आज भी है ना 3 टियर या 2 टियर है? वी हैव 3 टियर, काइंड ऑफ 3 टियर, स्टेट, सेंटर, स्टेट्स एंड द लोकल गवर्नेंस। यहाँ पे भी सेंटर, स्टेट्स का ग्रुपिंग है, और ग्रुपिंग के अंदर स्टेट्स की ऑटोनॉमी है। तो प्रोविंसेस, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन प्लस यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सबका अलग अलग होगा। ओके, तो ये चीज भी इसकी कैबिनेट मिशन के द्वारा बोली गई है। साथों साथ कैबिनेट मिशन ने ये भी बता दिया, बोले अब प्रिंसली स्टेट क्या करेंगे। आपने ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के बारे में तो ये पूरा का पूरा डिक्लेयर कर दिया कि इतना इतना चीज होगा, बट द प्रिंसली स्टेट व्हाट विल दे डू? द प्रिंसली स्टेट वर नो लोंगर under the paramountcy of the British government. बोले British states, the Indian princely states were given an option.
टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, आपको इंडियन नहीं ज्वाइन करना है तो भी चलेगा, यू कैन डेफिनेटली हैव एन एग्रीमेंट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट और आप अपने हिसाब से जा सकते हो। तो लॉर्ड वेवल और जो कैबिनेट मिशन जो था, जब ये सब पूरी की पूरी तिकड़म चलाता है तो यहाँ पे यही बोला जाता है, बोले राज्यों को भी आज़ादी दे दी गई है, बोले आप अपने हिसाब से करो। तो लगान वाले राजा जी याद रखेगा, लगान वाले राजा जी को सब्सिडरी अलायंस और उसके बाद तो उनकी हालत ख़राब कर दी थी ना कैप्टन रसल और कंपनी ने। अब देखिए लगान वाले राजा जी तो जज्बाती हो गए, बोले सच्ची में, बोले सच्ची में हम आज़ाद हो जाएंगे, बोले मेरे दादाजी को कैप्टन रसल ने सब्सिडरी अलायंस के द्वारा पपेट बना दिया था। तो दे वर वेरी हैप्पी, द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, कहने की मतलब ये है कि वो बहुत खुश हो गए थे, बोले क्या बात क्या बात क्या बात। ओके, सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, बोले इनको अलग तो करना है, साथों साथ एक भी रखना था, तो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी को एक किया, बाकी सबको मुक्त कर दिया। एंड यू विल सी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यही बताया, बोले यस राजा जी, छोड़ो कल की बातें, आओ नई ट्रीटी साइन करते हैं, मैं आपके नियो कॉलोनियलिज्म के पाथ पढ़ाऊंगा, नियो इंपीरियलिज्म पढ़ाऊंगा आपको। ओके, सो यू विल सी कि कैबिनेट मिशंस के ये सब जब प्रपोजल थे, और साथों साथ कैबिनेट मिशन पांचवा प्रपोजल बताता है। पांचवा प्रपोजल के अंदर ये चीज बताई गई है कैबिनेट मिशन के अंदर कि 5 साल हो गए, 5 साल के बाद अगर कोई प्रोविंस, जैसे सेक्शन ए के अंदर मैंने आपको बताया मद्रास था, बॉम्बे था, यूनाइटेड प्रोविंस था, मद्रास को मन में आया कि आई डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, देन इट कैन कम आउट ऑफ दिस ग्रुप। और दूसरा इसने प्रपोजल बताया है कि आफ्टर 10 years अ प्रोविंस वाज फ्री टू कॉल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोले 10 साल के बाद एक प्रोविंस अपने हिसाब से जो ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन है या यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोल सकता है कि आप चेंज करना है तो चेंज करो। तो 5 साल और 10 साल, फर्स्ट जनरल इलेक्शन 5 साल के बाद होगा, उसके बाद मद्रास को लगा कि मुझे ए ग्रुप के अंदर नहीं रहना और बी के अंदर चला जाना है तो वो जा सकता है। और 10 साल हो जाने के बाद वही प्रोविंस बोल सकता है कि हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन मंजूर नहीं है, ग्रुप का भी कॉन्स्टिट्यूशन मंजूर नहीं है और आपके यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन भी मंजूर नहीं है, तो उसको भी आपको चेंज करना है, रिकंसीडर करना है, पॉजिटिव नेगेटिव अमेंडमेंट करना है, पर 10 साल राह देखनी पड़ती है ना, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। सो व्हेन ऑल दिस थिंग्स वर प्रपोज्ड, साथों साथ इसने ये भी बता दिया है कि दैट द इंटरिम गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपकी जो प्रोविंसेस के द्वारा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए और उसके अंदर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, वहां से इंटरिम गवर्नमेंट भी हम लोग बना देंगे। सो इन दिस कंडीशन व्हेन कैबिनेट मिशन प्रपोज दिस थिंग्स, तो ये चीज आपको जानने को मिलेगी कि यहाँ पे सब लोग अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन लगाते हैं। कैबिनेट मिशन ने क्या बताया, बोले ग्रुप बनाने हैं, बताया ना ABC। अभी ABC के अंदर कैबिनेट मिशन ने क्या बताया, बोले 5 और 10 साल का कूलिंग पीरियड भी दिया है। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस ने बताया कि मिशन प्लान इज अगेंस्ट पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि इसने क्या बताया, बोले ग्रुप बनाने हैं, बट पाकिस्तान ने बोला, मुस्लिम लीग ने बताया दैट द ग्रुपिंग इज कंपल्सरी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल के बाद या 10 साल के बाद ये लोग अलग हो जाएंगे। अभी तो भले कॉमन सेंटर के साथ रहे, कॉमन सेंटर की बात की थी ना, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन की, बट यू विल सी कि वो चीज को निगेट कर दिया जाता है कैबिनेट मिशन के द्वारा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यूअसली कि जब जिना बताता है कि ग्रुपिंग इज कंपलसरी, कांग्रेस बताती है कि द ग्रुपिंग इज नॉट कंपलसरी, फाइनली सरकार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सरकार बताएगी दैट द ग्रुपिंग इज ऑप्शनल। ओके, तो कैबिनेट मिशन अच्छा खासा था, पर वहां पे भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों की जो खींचातानी थी, जो टग ऑफ वॉर थी, वो खत्म नहीं होती है, और इसी के कारण ये लोग अपने हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशंस करते रहते हैं। ओके, कांग्रेस बताता है दैट द प्रोविंसेस शुड नॉट हैव टू वेट टिल द फर्स्ट इलेक्शंस टू कम आउट ऑफ द ग्रुप फ्रॉम द सेक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो कांग्रेस ये चीज मना कर देती है। सेकेंडली, कांग्रेस ये भी बताती है कि ये जो कंपलसरी ग्रुपिंग आप एक साइड के ऊपर बोल रहे हो, वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के खिलाफ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई प्रोविंस को बोलना है कि भाई आई वांट दिस टैक्स टू बी रिमूव्ड, बट आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोविंस की वो बताती है कि ये टैक्स लगाना रहेगा। तो इसके कारण ये इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा था। साथों साथ मुस्लिम लीग बताता है कि ग्रुपिंग कंपलसरी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपका जो ग्रुप बी और ग्रुप सी होगा ना, सेक्शन सी एंड सेक्शन बी, उसका क्या होगा, बोले 5 या 10 साल के बाद हम लोग अलग हो जाएंगे। बोले एक ईस्ट होगा, एक वेस्ट होगा, फाइनली पाकिस्तानी नाम देंगे। तो जब इनकी पूरी की पूरी डाइकोटॉमी चलती रही, सरकार फिर यहां से क्लैरिफाई कराती है दैट द ग्रुपिंग इज ऑप्शनल। बोले ऐसा मत समझिएगा कि ग्रुपिंग कंपलसरी है जिन्ना साहब,
तो ये चीज पूरी अच्छी खासी यहाँ पे क्लियर कर दी गई थी। बट कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो डेडलॉक वाली सिचुएशन थी, जो कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन थी, वो अभी भी खत्म नहीं हो रही थी। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान? प्रोविंशियल ग्रुपिंग, इंटरिम कैबिनेट ऑफ इंडियंस, एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान एंड फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ओके, तो द राइट आंसर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन सा होता है। प्रश्न क्या है? नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट के अंदर हमको देखना है कि इसमें से करेक्ट कौन से थे। प्रोविंशियल ग्रुपिंग की बात की थी, यस एबीसी। इंटरिम कैबिनेट, यस बात की थी। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग राइट, यस ये सब लोग मिलकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान इसने बात की थी, नहीं की थी। इट रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ पाकिस्तान, सो दिस इज इनकरेक्ट। द राइट आंसर विल बी सी। ओके, तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है 1999 it made its proposal in May. It still wanted united India. There was to be a federal union composed of British provinces. The above quotation is related to, ये बढ़िया प्रश्न है। ओके, देखो मई के अंदर आया, तो आपको मंथ याद रखना है पहले। तो अभी मई में कौन सा हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? बोले मार्च में हुआ था। साइमन कमीशन कब आया था? बोले फरवरी 1928 के आसपास का समय था, या दिसंबर 1927 में ही आ गया था इनफैक्ट। ओके, दूसरा क्रिप्स मिशन कब आया था? तो बोले तो मार्च के आसपास आया था, मार्च से जून वाला जो पीरियड वाला था वहां पे था। फाइनली मई में कौन सा आया था? बोले कैबिनेट मिशन आया। ओके, साइमन कमीशन इज रॉन्ग, गांधी इरविन पैक्ट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्रिप्स मिशन इज रॉन्ग, एंड फाइनली मई 1946 के अंदर आपका कैबिनेट मिशन अपने प्रपोजल रखता है। ओके, तो आप पूरे पिछले स्लाइड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा कि कैबिनेट मिशन जिस तरह से अपना ओपिनियन दे के गया था, वहां पे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक रहता ही है। कांग्रेस मुस्लिम लीग एक दूसरे की वही टग ऑफ वॉर के अंदर थे, और हम लोग अभी जो आखिर का एक साल है उसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। मई 1946 से लेके अगस्त 1947 तक का जो पीरियड था, वहां पे ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट चलता है। अब देखिएगा कि फरवरी 1946 के अंदर खास करके यहाँ पे हमने देखा कि कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन ने ये सारी चीज़ें डिक्लेयर भी कर दी है कि भाई हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, उसके लोग जो हो गए आपके नॉमिनेटेड हो गए प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा जो भी लोग हैं। ओके, सेकेंडली जुलाई 1946 के अंदर हमको ये जानने को मिलता है कि आपके यहाँ पे जो प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर इलेक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके लिए आपको मेंबर्स तय करने थे। वो क्यों? क्योंकि आपकी कैबिनेट मिशन ने अपने प्रपोजल्स दे चुके हैं। ओके, तो कैबिनेट मिशन के जो प्लान था उसके अनुरूप अभी आगे का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। फरवरी 1946 जुलाई 1946 तक आते आते यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। किसके लिए इलेक्शंस होते हैं? कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। ओके, तो बोला गया था ना कि द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर पार्शियली नॉमिनेटेड एंड पार्शियली इलेक्टेड। दी वर दी पार्शियली इलेक्टेड वंस। पार्शियली नॉमिनेटेड कौन थे? ब्रिटिश इंडियन प्रिंसेस स्टेट से उन्होंने नॉमिनेट कराया था इनिशियली। ओके, अब जब यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं ना, तो मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर देता है। मुस्लिम लीग बोलता है कि हमको एनीथिंग which is short of Pakistan will not accept, and as a result you will see that the Muslim League calls one slogan which is known as direct action। बोले सीधी कार्रवाई। अब हम लोग की सरकार, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोग की डिमांड नहीं मांग रही है और यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात कर रही है, तो यहाँ पे दंगा फसाद चालू हो जाता है। एंड इन दिस बैकग्राउंड नेहरू यहाँ पे अपनी पहली सरकार बनाएंगे। ओके, सो यू विल सी कि जुलाई 1946 के अंदर प्रोविंशियल असेंबली के अंदर इलेक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके उसके अंदर से ही नॉमिनेट करके आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को भेजना था। 16 अगस्त 1946 के अंदर हमको जानने को मिलेगा कि मुस्लिम लीग बॉयकॉट करता है और इसी दिन अपना स्लोगन दे देगा सीधी कार्रवाई और डायरेक्ट एक्शन का भी। देखो एक साल के पहले इसने दिया, 15 अगस्त को हम लोग आजाद हुए थे, तो एक साल का जो पीरियड था वहां पे कंटिन्यूअसली आपको ये दंगे फसाद वाला टाइम देखने को मिलता रहेगा। ओके, कम्युनिस्ट हॉलोकॉस्ट होता है, almost 5000 people died in this holocaust, and in this background on 10 September 1946 the interim government which was proposed as per the cabinet mission plan was formed by the Jawaharlal Nehru अंडर दी जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे सरकार बनाते हैं, तो स्लोगन दिया जाता है पहली बार नेहरू सरकार। फाइनली इंटरिम सरकार यहाँ पे बनने को आती है। अभी कांग्रेस अपने अकेले की सरकार बना देगी, मुस्लिम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करती है। फिर धीरे धीरे जिन्हा को लगता है कि मुझे गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एंड बाय अक्टूबर 1946 यू विल सी दैट जिन्हा पार्टिसिपेट्स इनटू द इंटरिम गवर्नमेंट विच वाज फॉर्म्ड इनिशियली बाय नेहरू। अब देखने को मिलेगा कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई जाती है जिन्हा के द्वारा,
और नेहरू के द्वारा एसेंशियली इनके बीच में बहुत टग ऑफ वॉर होता है। टग ऑफ वॉर इसके कारण क्योंकि जैसे मुस्लिम लीग के फाइनेंस मिनिस्टर थे लियाकत अली खान जो इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर थे, अभी ही यूज्ड टू वीटो ईच एंड एवरी प्रपोजल सेट अप बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, और इसके कारण लगता था कि गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग इन टेंडम। अभी दो, एक ईस्ट है, एक नॉर्थ और एक साउथ है, दोनों अपने हिसाब से जा रहे हैं और इन दोनों को एक बोर्ड के अंदर बिठा दिया तो एक इस तरफ लेके जा रहा है, एक दूसरी तरफ लेके जा रहा है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर भी यही चलता है। फाइनली फरवरी 20 1947 तक आते आते जब इनका डेडलॉक वाली जो सिचुएशन है वो अभी भी सॉल्व नहीं हो पाती है, तो क्लेमेंट एटली एक स्टेटमेंट देता है। क्लेमेंट एटली बताता है स्टेटमेंट के अंतर्गत कि आई एम सेटिंग अप अ डेडलाइन ऑफ 30th June 1948, इसके बाद आई विल बी ट्रांसफरिंग पावर टू सम सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, मुस्लिम लीग की सरकार हो, वो आप लोग को डिसाइड करना है। मैं अभी इसके साथ आप लोग को ज्यादा कहा नहीं मानने वाला, अभी अतामाजी सटकली वाली कंडीशन हो गई, ओके, बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू रिजॉल्व दिस कंडीशन। और यहाँ पे ये फाइनली डिक्लेयर कर देता है कि भाई 30 जून के पहले, 30 जून 1948, before 30th June 1948, I'm going to transfer the power to some kind of responsible government. Okay, so यहाँ पे जो भी सरकार होगी उनको दे देंगे, अगर वो नहीं बची तो यहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनको दे देंगे, बट हम लोग यहाँ से पटली गली से निकल जाएंगे, ये चीज डिक्लेयर कर दी गई थी। ओके, साथों साथ इसने ये भी बताया है that the paramountcy of the princely over the princely state would be lapsed। तो यहाँ पे जो आपके ब्रिटिश इंडिया के साथ साथ जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, जो रियासतें थी, उनके ऊपर ब्रिटिश हुकूमत खत्म हो जाएगी और उनके ऊपर से पावर चला जाएगा। साथों साथ ये भी बोल दिया जाता है कि हम लोग एक नए वाइसरॉय को भेजते हैं भारत के अंदर, जो भारत के लिए फाइनली सॉल्यूशन लेके आएगा, जो भारत की आज़ादी की तरफ रास्ता आगे लेके जाएगा। हिज नेम वॉज लॉर्ड माउंटबेटन। अब हमको देखना ये है कि वाई द गवर्नमेंट फिक्स सम काइंड ऑफ डेट फिक्स करने के पीछे कारण वही था कि सरकार को लगता था कि हम लोग डेट फिक्स कर देंगे तो ये दोनों एक हो जाएंगे। इनको होगा ना कि सरकार ने फाइनली डेट डिक्लेयर कर दी, होगा ना, परीक्षा के दौरान भी यही होता है। जब तक यूपीएससी डेट नहीं डिक्लेयर करती थी तो आप पढ़ोगे नहीं, फिर जैसे ही परीक्षा की डेट डिक्लेयर हो जाती है तो आपको लगता है कि अब पढ़ना पड़ेगा, तो सिंसियर हो गए होगे, सरकार भी सिंसियर, आप भी सिंसियर। तो यही चीज आपको देखने को मिलेगी कि दे वर ट्राइंग टू कन्विंस द इंडियंस ऑफ द ब्रिटिश सिंसियरिटी। बोले क्लेमेंट एटली यही बताता है कि आप अपने इश्यू सॉल्व कर दो, मैं तो यहाँ से निकलने वाला हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि माउंटबेटन इंडिया में आते हैं, पीछे दंगा फसाद हो रही है, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं, आपकी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सरकार चल नहीं रही है। माउंटबेटन को खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग किस तरह का डेवलपमेंट आगे करते हैं। ओके, सो हिज टास्क वाज टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस ऑफ यूनिटी। बोले भारत को एक रह पाओ, उसको एक कर पाओ, उस तरह का कुछ रास्ता निकालो और देख लो कि अक्टूबर 1947 तक इसका रास्ता निकल जाए और उसके बाद आप पावर ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। इन दिस बैकड्रॉप व्हेन माउंटबेटन अराइव्ड इन इंडिया on 3rd June 1947, he came up as a plan which is known as the Mountbatten Plan or 3rd June 1947 plan. This is the last plan of the constitutional deadlock which arose between the Congress, Muslim League and the British government. ये याद रखिएगा, इसके प्रपोजल से कहीं ना कहीं से प्रश्न आएगा। माउंटबेटन क्या बताता है अपने प्रपोजल के अंदर? पहला ही प्रपोजल रखता है फ्रीडम विद पार्टीशन। बोले आज़ादी दे रहे हैं, साथों साथ बंटवारा भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस इश्यू ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ऑफ द इश्यू ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। साथों साथ ये भी बता देता है दैट आई विल बी ग्रांटिंग इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर विथ अ डोमिनेंट गवर्नमेंट एट दी मेन सोर्स। बोले डोमिनेंट सरकार यहाँ पे बन जाएगी, कोई भी होगी, और साथों साथ मैं पावर ट्रांसफर कर दूंगा। ये पावर ट्रांसफर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि पार्टीशन होगा, दो डोमिनियन खड़े किए जाएंगे, साथों साथ यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज भी बना दी जाएगी। भाई साहब हमसे ना हो पाएगा। सो इन दिस कंडीशन यू विल सी कि माउंटबेटन एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ पाकिस्तान और ये बताता है कि मैं यहाँ पे पूरा का पूरा डेवलपमेंट करता हूँ। साथों साथ जो भी कंटीजियस एरियाज थे जहाँ पे इश्यूज खड़े हो रहे थे हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी को लेके या हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेके, वहाँ पे माउंटबेटन ने बताया है, खास करके पंजाब और बंगाल को लेके। बोले पंजाब और बंगाल के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग ग्रुप्स के अंदर मिलेंगे और अपने हिसाब से वोट करेंगे कि आपको कहाँ जाना है। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जो कम्युनलाइजेशन था उसको इन्होंने चालू ही रखा।
एक साइड के ऊपर बोलते हैं कि हम लोग यूनिटी रखने की कोशिश करेंगे, बट वो नहीं किया है माउंटबेटन प्लान ने। इसने यहाँ पे यही बताया, बोले दे विल मूव इन 2 सेपरेट ग्रुप्स, बोले हिंदूज एंड मुस्लिम अपने हिसाब से वोट करेंगे, मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा, हिंदू हिंदू को वोट करेगा, कम्युनल इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और पंजाब और बंगाल को लेके इन्होंने रखा। बाकी और भी प्रोविंसेस थे, जैसे आपके सिंध जैसे प्रोविंस था, वहां पे बता दिया गया कि वो खुद का डिसीजन लेगा, उनके लोगों को भी बोला। रेफरेंडम की वकालत कर दी गई माउंटबेटन के द्वारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के अंदर, सिलहट डिस्ट्रिक्ट के अंदर बंगाल का जो था, बोले वो लोग अपने हिसाब से रेफरेंडम करेंगी वहां की प्रजा। तो बेसिकली वोटिंग प्लेबिसाइड जैसी बात कर रहा है माउंटबेटन। और इसके अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे लोगों के ऊपर छोड़ दिया था कि आप डिसाइड करो आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इंडिया में रहना है, पाकिस्तान में रहना है, जो भी करना है करना है। एंड फाइनली ही डिसाइडेड दैट द फ्रीडम विल कम ऑन 15 अगस्त 1947। देखिएगा कि 30 जून का डेडलाइन सेट किया था, उसके पहले ही यहाँ से निकलने की बात कर रहा है। तो 30 जून से लेके यहाँ पे करीबन आपको देखने को मिलेगा 10 महीना एडवांस कर देता है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस, और भारत की आज़ादी को जो तारीख जो थी, और बोल दिया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को साथों साथ अगर यहाँ पे हम लोग की बाउंड्री अलग हो रही है इंडिया पाकिस्तान को लेके, तो उसके लिए उसने एक बाउंड्री कमीशन की स्थापना की। बोले दैट विल डिसाइड द बॉर्डर एरियाज। अगर लोग वोटिंग कर देते हैं कि भाई इनको इंडिया में जाना है, इनको पाकिस्तान में जाना है, इश्यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए इसने कमीशन की स्थापना की जिसका नाम है रेडक्लिफ कमीशन। इंडिया पाकिस्तान की लाइन को रेडक्लिफ लाइन भी बोला जाता है। इट वॉज ये जो था रेडक्लिफ, ही वॉज अ ब्रिटिश जूरिस्ट, वहाँ के जज हुआ करते थे, एंड ही हैड नेवर बीन टू इंडिया, और उसको सेंसस की कॉपीज दे दी जाती है। और ये भाई साहब जब आए थे मई महीने के अंदर आए थे, मई जून के अंदर इंडिया के अंदर, यस उसी के टाइम में, जून के आसपास का समय था। एंड इन बिटवीन दिस टाइम ही इज विजिटिंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। उसको सेंसस दे दिया जाता है। सेंसस के अंदर उस टाइम रिलीजन बेस्ड आपकी सेंसस होती थी, तो उसमें से बोल दिया कि जो हिंदू मेजोरिटी है वहाँ उनको वहाँ पे डालो, लाइन खींचते रहो सेंसस की कॉपीज को लेके, ये गाँव है, ये गाँव है, ये गाँव है, तो ऐसी लाइन आप खींच देना। ओके, तो रूम में बैठे बैठे जून महीने की गर्मी के अंदर, और एक तो इनका पेट खराब हो गया था जब इंडिया आए थे तब, तो काफ़ी बार इनको वही मैखाने और पैखाने के बीच में इनकी दौड़ा दौड़ी चलती रही, और इसी के चक्कर में इन्होंने लाइन खींच दी। अब देखिएगा कि ही डिडंट स्टेट बैक टिल द टाइम रेडक्लिफ अवार्ड वॉज डिक्लेयर्ड। ओके, इसको पता था दैट हिस्ट्री विल नेवर फॉरगेट, और क्योंकि इनका अवार्ड के कारण कम्युनल हॉलोकॉस्ट बहुत बढ़ गया था। जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच की जो बात की जा रही है वो इतनी बढ़ गई थी, और इसी के कारण आपका पार्टीशन बहुत बढ़ा। ओके, तो लाहौर इंडिया के अंदर रहेगा कि पाकिस्तान के अंदर जाएगा, ये सब लोग कंफ्यूज थे। और माउंटबेटन के साथ भी यही हुआ। माउंटबेटन ने भी जो पार्टीशन होना था वो 15 अगस्त के बाद उसने डिक्लेयर किया, उसके पहले बहुत ही माराकाटी हो चुकी थी। ओके, सो लीक्स डिमांड वाज कंसीडर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ पाकिस्तान। लीक की जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट कर दी गई थी सरकार के द्वारा। कांग्रेस ने बोला था कि अगर आप पार्टीशन कर रहे हो, बंटवारा कर रहे हो, तो हो सके उतना छोटा करिएगा। ओके, सो यू विल सी कि माउंटबेटन बोल देते हैं, बस खुश हो गए सब लोग, और किसी को चाहिए आज़ादी, बोले सबको आज़ाद करा के जाऊंगा, बड़े मेरा यहाँ पे बहुत ही लंबा हो गया है टाइम, आई वॉन्ट टू लीव फ्रॉम दिस प्लेस। ओके, सो कांग्रेस यूनिटी जो था, कांग्रेस का पोजीशन, बोले आप यूनिटी रखना, ज़्यादा एरियाज को डिस्ट्रॉय मत करना, पैन इंडिया का जो पूरा पूरा एग्जिस्टेंस है उसको रखना। ओके, एंड फाइनली लीग की जो डिमांड थी वो भी पाकिस्तान के थ्रू एक्सेप्ट कर देता है आपका ब्रिटिश वाइसरॉय। अब हमको देखना ये है यहाँ पे कि वाई डिड द कांग्रेस एक्सेप्टेड डोमिनेंस स्टेटस एंड पार्टीशन, ऐसी क्या कारण हो चुका था। सबसे लास्ट है माउंटबेटन प्लान, आप आगे की स्लाइड्स के अंदर देख लीजिएगा। 5-1 मिनट चर्चा करेंगे, फिर आज भारत को आज़ादी दिला दी है, आपका प्रीलिम्स तक का जो भी मेन जो इश्यूज है हमने कवर कर देने की कोशिश की है। ओके, वाई द कांग्रेस एक्सेप्टेड डोमिनेंस स्टेटस एंड पार्टीशन, ऐसा क्या मुद्दा आ गया कि कांग्रेस यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। सबसे पहला मुद्दा, इट वॉज अ वेरी पीसफुल एंड दे वॉन्टेड टू हैव अ पीसफुल एंड क्विक ट्रांसफर ऑफ पावर। पीसफुल तो अगर वो नहीं करते तो हिंदू मुस्लिम्स की आपकी जो राइट्स जो है, जो हॉलोकॉस्ट है, वो ज़्यादा बढ़ पाएगा। ट्रांसफर ऑफ पावर तुरंत मिलता नहीं तो आपको सत्ता नहीं मिल पाएगी। ओके, सो यहाँ पे कांग्रेस बताती है दैट वी वांट टू कंट्रोल द सिचुएशन बट वी आर नॉट हैविंग द राइट एडमिनिस्ट्रेशन। शायद सत्ता हमको मिल पाए डोमिनेंस स्टेटस के थ्रू भी, तो भी हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, सो इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर द कांग्रेस टू एज्यूम द पावर और वो सोर्स को एस्टेब्लिश कर दे। अब देखिएगा कि ब्रिटिशर्स 1946 ऑनवर्ड्स, जब से कैबिनेट मिशन आया तब से दे स्टार्टेड गोइंग बैक, और एडमिनिस्ट्रेशन अब देखिए इंडिया पाकिस्तान की जो बीच की बॉर्डर थी,
इन्होंने 150 आदमी लगाए थे जब यहाँ पे जो माइस माइग्रेशन हो रहा था यहाँ पे हिंदूज एंड मुस्लिम्स का। 150 आदमी के ये लोग पेट्रोल कर रहे थे। कितने लोग को आप रोक पाओगे दंगा करने या माराकाटी के दौरान? ओके, हाउ कैन यू स्टॉप दिस पीपल when they were having so much of revenge against each other? And majority of the British territories, British regiments, they started going back. तो ये लोग सब के सब चले जा रहे हैं, हालत खराब थी यहाँ पे। ओके, सो अगर यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ जाती, इसके कारण कांग्रेस को लगा कि जो मिल रहा है पहले ले लो, वी शुड नॉट एक्सटेंड दिस थिंग, इसको चिंगम की तरह ज्यादा नहीं खींचना है आगे। ओके, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर कुड फोरस्टॉल दी स्प्रेड ऑफ डायरेक्ट एक्शन एंड कम्युनल वायलेंस। बोले हम लोग तुरंत लेंगे, अज्यूम कर देंगे। साथों साथ यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट थी, वो कोलैप्स हो गई थी क्योंकि मुस्लिम लीग तो अलग चला गया, कांग्रेस अलग चली गई और वो कोलैप्स हो गई, तो कोई ना कोई तो सरकार चाहिए। तो कांग्रेस को लगा कि हमको यहाँ पे इकट्ठे करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेकेंडली, डोमिनेंस स्टेटस रहेगा तो आप पूरा का पूरा चीजें चेंज नहीं करोगे, आप पूरा रिवॉल्यूशनराइज नहीं करोगे, वही सेटअप को कंटिन्यू करोगे। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कंटिन्यूटी इन ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी, नहीं होता तो बहुत सारी चीजें और खराब हो सकती थी। फाइनली इन दिस बैकग्राउंड ऑन 18 जुलाई 1947 द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड और बोल दिया जाता है कि भारत को आजादी मिल जाएगी। ओके, कांग्रेस एक्सेप्टेड पार्टीशन के पीछे बहुत सारे रीजंस है। व्हाट इज द कांग्रेस एक्सेप्टेड पार्टीशन? कांग्रेस को अगर आपको देखना है तो आप दो चीज से देख सकते हो। कांग्रेस की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को देखोगे तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के अंदर जो मेन स्ट्रीम मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी उसको कांग्रेस इंक्लूड नहीं कर पाई है। जनरली ज्यादातर हिस्टोरियंस उसको एक्सेप्ट कर देते हैं कि उसको इंक्लूड नहीं कर पाई, और यही कांग्रेस की ये जो सक्सेस फेलियर की जो डाइकोटॉमी थी उसी को रिफ्लेक्ट करता रहता है। कांग्रेस हैड टू फोल्ड टास्क ड्यूरिंग दिस टाइम। बोले उसको दो टास्क करने थे। पहला क्या था? पहला टास्क ये था कि इंडिया को एक नेशन के तौर के ऊपर एस्टैब्लिश करना है, वेयर आर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, कम्युनिटीज, रिलीजन, रीजन्स, सबको एक करना है और साथों साथ अपनी आजादी के लिए लड़ना भी है। सो कांग्रेस वाज हैविंग टू टास्क टू डू, और वो भी साइमल्टेनियसली करना है, इंडिया को बॉन्ड करना है। इंडिया स्टिल नेशन इन द मेकिंग। आज भी हम लोग 60 साल के बाद यही बोलते रहते हैं, बोले इंडिया स्टिल नेशन, इट विल टेक सम टाइम। ओके, तो दूसरा हमको आजादी दिलाना है, साथों साथ इसको सबको स्ट्रक्चर करके सबको ओरिएंटेशन दिलाना है। एंड इन दिस कंडीशन यू विल सी कि ये जो टू फोल्ड टास्क जो था उसको लेके तिकड़म चल रहा था। सो कांग्रेस ने एक नेशनल कॉन्शियस बनाया, बट जैसे हमको आजादी दिलाने की भी उसने अच्छी खासी कोशिश की, बट ही कुड नॉट रीस्ट्रक्चर दिस पीपल इनटू द मेन स्ट्रीम नेशन आइडेंटिटी। वो थी मुस्लिम कम्युनिटी, और इसी के कारण कांग्रेस को लगा कि जितना हो सके उतना हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा पार्टीशन के पीछे भी यही था कि नेहरू यही बताते हैं कि वी वांटेड टू कंट्रोल द सिचुएशन। बोले नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम लोग इफ विल स्टिल रिमेन एडमेंट, तो जीबी पंत जैसे लीडर्स लिखते हैं, बोले वी हैड ओनली टू ऑप्शंस, इधर पार्टीशन और सुसाइड। सुसाइड मतलब सिविल वॉर हो जाता, सुसाइड मतलब सिविल वॉर हो जाता, हिंदूज और मुस्लिम माराकाटी की तरफ चले जाते। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, और रियलिटी यही थी कि पार्टीशन लेके जितना हम लोग पावर अज्यूम करके सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। एंड दिस इज व्हाट द कांग्रेस लीडरशिप बिलीव्ड। और गांधी का जब केस आता है तो गांधी बताते हैं यही, दैट आई एम नॉट सपोर्टिंग पार्टीशन, द पीपल वांटेड पार्टीशन एंड दैट इज द रीजन आई एम गोइंग फॉर द पीपल। बोले लोगों को चाहिए, आई एम हेल्पलेस। गांधी हेल्पलेस थे। आजादी मिली तब गांधी नावखली के अंदर कलकत्ता के अंदर बैठे थे, एंड ही वाज डूइंग फास्ट एंड टू डेथ। क्यों? क्योंकि वहां पे दंगे भड़क उठे थे। ओके, गांधी ऑप्शन भी देते हैं जिन्ना को, बोले आप सरकार बनाइएगा भारत के अंदर, आपको आजादी, आप अलग मत होइएगा, बट स्टिल दैट ऑप्शन वाज नॉट फिजिबल एंड वर्कड आउट by the Muslim League as well as certain leaders of Congress। बोले ये होगा तो फिर से दंगा फसाद हो जाएगा। अल्टीमेटली यही था, he accepted partition just because the people wanted partition। okay, so ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट था, यही आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट यहाँ पे कंक्लूड होता है। These are the main aspect of the Indian national movement. Hopefully I have tried to cover the major aspect, और बाकी का जो रह गया है खास करके वो मैं आशा करूंगा कि आप किताब के अंदर से रिवाइज करिएगा। थोड़े बहुत छोटे बड़े पॉइंट्स ये थ्रू आउट, ये जो क्रोनोलॉजिकल अभी तक हमने जो जर्नी की उसके अंदर मैं कवर नहीं कर पाया। ओके, हम लोग एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे सेशन को खत्म करेंगे।
प्रीलिम्स के अंदर 1996 के अंदर बिलो द टू स्टेटमेंट्स, ये प्रश्न आप घर पे देख लीजिएगा, एक आध प्रश्न देख लेते हैं. यस, लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया एज अ वाइसरॉय विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू, 4 ऑप्शन है. माउंटबेटन प्लान जो मैंने आपको बताया था. ओके, balkanize the Indian subcontinent, keep India united if possible, accept Jinnah's demand of Pakistan, persuade Congress to accept the Pakistan. अभी इसका राइट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव है बी. अब देखिएगा कि माउंटबेटन को क्या बोला गया था. माउंटबेटन प्लान को, उसको प्लान बाल्कन भी बोलते हैं. बाल्कन मतलब ये जितने भी बाल्कन कंट्रीज थे आपके ईस्टर्न यूरोप के, वो एक एक करके टूट गए थे, तो इसके लिए वो बाल्कनाइजेशन शब्द उभर के आया. बेसिकली बाल्कनाइजेशन मतलब डिवीजन और पार्टीशन. माउंटबेटन को जो ऑब्जेक्टिव के साथ भेजा गया था, उसमें यही भेजा गया था कि भाई साहब, यू हैव टू कीप इंडिया एज फार एज पॉसिबल, यूनाइटेड एज फार एज पॉसिबल, बट ही कुड नॉट डू इट. इसके कारण ही कम अप विथ ऑप्शन ए, जिसको कहा जाता है प्लान बाल्कन. पर क्वेश्चन क्या है, केम टू इंडिया विथ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन क्या थे भाई, इंडिया को यूनाइटेड रखना है. एक और प्रश्न देख लेते हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड इन 1947 टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री मेनली बिकॉज, अभी तक पुरानी स्लाइड्स में हमने जो चर्चा की ना, उसी का ही प्रश्न है. द टू नेशन थियरी वाज एक्सेप्टेबल टू देम, imposed by the British government, and Congress was helpless in this regard. They wanted to avoid large scale communal riots. India would have otherwise lost the opportunity to attain the freedom. क्या होगा इसका आंसर? पुराने स्लाइड्स देखिएगा. टीबी पंत, नेहरू जैसे लोग क्या बताते हैं, they wanted to avoid large scale communal revolts. बोले हमको ये जो रिवॉल्ट हो रहा है, इतना सारा राइट्स जो हो रहे हैं, इतना दंगा फसाद हो रहा है, वो नहीं चाहिए. आप आज़ादी ले लो, आप अपने घर पे खुश रहना, मैं अपने घर पे खुश रहूँगा. फाइनली दिस इज द टाइम टू कंक्लूड द सीरीज ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट. और होपफुली मैं आशा करूँगा कि आप प्रीलिम्स के अंदर इसको रिवाइज करते रहेंगे, और बाकी के जो पॉइंट्स रहे हैं वो आप बुक्स के अंदर से रिवाइज कर दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.